सिक्किम में केंद्रीय गृह मंत्री का भव्य स्वागत। डेयरी सम्मेलन में साल 2027 तक देश की हर एक पंचायत में पैक्स गठन के लक्ष्य को दोहराया। अमित शाह ने असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री को बाढ़ से बचाव के लिए कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। ज्ञानवापी परिसर मामले में 11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक ढंग से जांच कराए जाने पर मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद वाराणसी की अदालत करेगी फैसला। पाकिस्तान की जेल में 6 भारतीय नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता। कहा, कई बार उठा चुके हैं कैदियों की सुरक्षा का मामला। पाकिस्तान से भारतीयों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शनिवार को चंडीगढ़ में वायुसेना मनाएगी अपना 90वां स्थापना दिवस। बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलिस बियालियात्स्की सहित रूसी और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन को संयुक्त रूप से मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। सिक्किम में वो पूर्वोत्तर सहकारिता डेयरी सम्मेलन में शामिल हुए तो देश में सहकारिता के विस्तार पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शाम को असम भी पहुंचे और जहां उन्होंने राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अगर असम को आगे विकास करना है तो निजी निवेश को आकर्षित करना है तो बाढ़ से बचना जरूरी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकारों से दशकों से बाढ़ की समस्या से जूझ रहे असम को निजात दिलाने के लिए लंबे समय की कार्य योजना के साथ सामने आने को कहा। सिक्किम और असम के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह का सिक्किम में लोगों ने जमकर स्वागत किया। लोगों के हाथों में राष्ट्रध्वज दिखाई दिए और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री का अभिनंदन किया। इस सप्ताह गृह मंत्री ने हिमालयी प्रदेश कश्मीर की भी यात्रा की थी। सिक्किम की अपनी यात्रा पर उन्होंने गंगटोक स्थित राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने पूर्वोत्तर के लिए सहकारिता डेयरी सम्मेलन 2022 को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में साफ नीति और स्पष्ट नीयत से चलाए जा रहे कार्यक्रमों योजनाओं की बदौलत पूर्वोत्तर विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि देश का 12% दुग्ध उत्पादन पूर्वोत्तर में किया जाता है। सरकार का लक्ष्य इसे 20% तक पहुँचाने का है। साथ ही असंगठित दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता के जरिए संगठित कर लाभ पहुंचाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर के हर राज्य में जहां संभव है वहां रेल से जुड़ा, पूर्वोत्तर के हर राज्यों में नया नेशनल हाईवे का नेटवर्क, पूर्वोत्तर के हर राज्य में सिंचाई की व्यवस्था और पूर्वोत्तर के हर राज्यों में नए उद्योग लगे इसकी व्यवस्था। एक समग्र दृष्टिकोण के साथ ये पूर्वोत्तर को विकसित करना ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। इसीलिए मोदी जी पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी कि भारत की अष्टलक्ष्मी 8 राज्य है वो 8 प्रकार की लक्ष्मी का सृजन करने वाले राज्य बने। देश के किसानों को मजबूती देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने साल 2027 तक 3 लाख पैक्स के गठन के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। फिलहाल देश में 65,000 पैक्स सक्रिय हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कृषि उपजों के निर्यात, उनके भंडारण और खरीद में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा उन्होंने सिक्किम भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में भी शिरकत की। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री असम के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने वहां असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए एक अहम बैठक में शिरकत की। शनिवार को वे गुवाहाटी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। बहुत बड़ा एक सम्मेलन होगा जिसमें मूलतः कार्यकर्ता भाग लेगा और इसमें
26,000 से अधिक बूथों से बूथ सभापति बूथ अध्यक्ष आ रहे हैं और जिले के जितना भी कार्यकारिणी सभा का जितना भी सदस्यगण है मंडल का आएगा। पूर्वोत्तर विकास की दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा काफी अहम है। बीते 8 साल के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद में कमी आई है। राज्यों के बीच सीमा विवाद का हल निकाला गया है। साथ ही इंफ्रा विकास, कनेक्टिविटी के साथ साथ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुविधाएं बढ़ी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि साल 2034 तक पूर्वोत्तर के लिए किए जा रहे चहुमुखी विकास हर एक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। गुवाहाटी से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में संगठन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की जांच पर आज वाराणसी कोर्ट का फैसला टल गया। अब मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि कोर्ट ने उनकी वैज्ञानिक जांच की मांग स्वीकार कर ली है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखने के लिए कुछ और वक्त मांगा है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की जांच की मांग पर फैसला फिलहाल टाल दिया है। अब इस मामले में कोर्ट 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। शुक्रवार को हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग शिवलिंग के लिए नहीं की है, बल्कि उन्होंने मांग की है कि इसकी जांच एक पुरातत्व सर्वेक्षण विशेषज्ञ कमेटी के माध्यम से की जाए, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह शिवलिंग कितना पुराना है। शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को। क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसपे हमने कोर्ट को अपनी रिलीफ दिखाई, जिसपे रिलीफ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो शिवलिंग वहाँ पे 16 मई को मिला और विजिबल इनविजिबल देवता की पूजा करने का अधिकार। कोर्ट ने एक क्लैरिफिकेशन मांगा था कि क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कोई कमीशन जारी कर सकती है, जिसपे हमने सीपीसी के ऑर्डर 26 रूल ए की तरफ 10A की तरफ कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें कोर्ट को पावर है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी किया जा सके। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को फव्वारा माना है, जिसके लिए मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात को कोर्ट में रखने के लिए कुछ और समय मांगा है। कोर्ट में अगली सुनवाई आने वाले मंगलवार को होगी। सर्वे या कुछ भी हो, ये तो प्रोविजन है कि सर्वे हो सकता है, लेकिन जिस चीज़ का डिस्प्यूट हो उसी चीज़ का, जो मुकदमे में जिस चीज़ का डिस्प्यूट हो उसी चीज़ का ना सर्वे या साइंटिफिक रिपोर्ट आएगी। इसका डिस्प्यूट ही नहीं है इस मुकदमे में, तो इसकी कार्बन डेटिंग या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। 11 तारीख को सुनवाई करेंगे, जो डेट फिक्स करेंगे उस पर ऑर्डर होगा। गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे के बाद मिले कथित शिवलिंग को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, जिसको लेकर सभी की निगाहें अदालत पर लगी हुई हैं कि कोर्ट क्या फैसला देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर विवादों में घिरती दिख रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम तकरीबन 10,000 लोगों के साथ शपथ ले रहे हैं। शपथ में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई जा रही है। वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। मामले को तूल पकड़ता देख राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी सफाई दी है, लेकिन बीजेपी केजरीवाल के मंत्री पर आक्रामक रुख अपनाते हुए तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। केवल दिल्ली की नहीं, भारत की जनता
आपकी ईंट से ईंट बजा देगी अरविंद केजरीवाल जी। यह कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल की आप है, यह रोज करता पाप है। हिंदुओं को गाली इसका जाप है, हम सब के लिए यह अभिशाप है। मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है, तो मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, मेरी मर्जी है। कोई जबरदस्ती थोड़ा मेरे से मनवाएगा कि मुझे क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए। हमने पुलिस से ये भी डिमांड की है कि इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोका जाए और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग ने शिवसेना से संबंधित शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर पार्टी के चुनाव चिन्ह के दावे के मामले में उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कल दोपहर 2 बजे तक अपना जवाब देने को कहा है। आयोग ने उद्धव ठाकरे को अपने लिखे पत्र में कहा है कि शिंदे गुट की ओर से उनका दावा पेश किया जा चुका है और अब उद्धव गुट की ओर से स्थिति क्या है वो कल दोपहर 2 बजे तक स्पष्ट की जाए। आयोग उसके बाद संबंधित मामले में कार्यवाही करेगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर विचारधारा को छोड़ने और बाला साहब ठाकरे को छलने का आरोप लगाया है। नारायण राणे ने कहा कि शिव सैनिकों के अंदर अभी भी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा का जबरदस्त प्रभाव है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित 14 अन्य के खिलाफ जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री के रूप में रहते हुए काफ़ी लोगों को जमीन लेकर बदले में उन्हें रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी दी। इसी मामले में सीबीआई ने दिल्ली के राउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना विधानसभा क्षेत्र में 198.62 करोड़ रुपए के 26 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मौका था प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष के कार्यक्रम का। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत किया है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह पार्क ऊना जिले के हरोली में स्थापित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान की जेलों में बंद 6 भारतीय नागरिकों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। इनमें से 5 मछुआरे थे। उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय कैदियों की सुरक्षा का मुद्दा इस्लामाबाद में हमारे हाई कमीशन द्वारा बार बार उठाया गया। पाकिस्तान सरकार से अपील है कि सभी भारतीय कैदियों को तुरंत रिहा करके भारत भेजा जाए। 6 Indian prisoners, or fishermen, I think 5 of them, I think, were fishermen, have died in Pakistani custody in the last, I think, 9 months or so. All 6 of them, interestingly, had completed their sentences, but they were what we would call as illegally detained by Pakistan, despite completing their sentences and in spite of multiple demands from Indian side for their release and repatriation. This increasing incidence of death of Indian prisoners is alarming and raises the question of their safety and security in Pakistani jails. The matter has been raised by our High Commission in Islamabad as well as with the Pakistani High Commission here, and we would like to reiterate that Pakistan is duty bound to ensure the safety and security of all Indian prisoners in its custody, and we request the Pakistan government once again to release and repatriate all Indian prisoners immediately. चीन के साथ एलएसी पर विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के जो कदम जरूरी हैं अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि स्थिति सामान्य है। कुछ सकारात्मक कदम हुए हैं, लेकिन कुछ कदम अभी भी शेष हैं। पूरी नॉर्मलसी के लिए कुछ स्टेप्स जरूरी हैं, वहां तो हम बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं, पर हम चाहेंगे कि वो पूरा सीक्वेंस रहता है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए, डीएस्केलेशन हो, फिर बॉर्डर पे नॉर्मलसी हो, ताकि हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप में कोई रेगुलरिटी या नॉर्मलसी जो आ पाए। सिचुएशन अभी उस तरह से मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा कि नॉर्मल है। इसमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हुए हैं, पर अभी भी कुछ और स्टेप्स बाकी हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल एआई समिट एंड अवार्ड्स के तीसरे संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में मानव जात के जीवन जीने, काम करने और बातचीत करने के तरीके को बदल सकता है।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ई कॉमर्स, पीएम गतिशक्ति जैसे प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही टिके हुए हैं। Artificial intelligence truly can change the way we live, the way we work, the way we interact with each other, the way technology empowers our lives. Artificial intelligence helping redefine the way mankind will work in the future, whether it's e-commerce, whether it's our United Logistics interface platform where we are trying to improve our entire logistics ecosystem of the country, whether it is PM Gati Shakti National Master Plan through which we are looking to develop our infrastructure smarter, better, more cost effective, more timely, whether it's our effort to take e-commerce to into government procurement through the government e-marketplace, whether it's our effort to democratize e-commerce through the open network for digital commerce, all of these initiatives rest on the platform of artificial intelligence. केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर मानव के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और ऐसे में लोगों को ग्रीन एनर्जी के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेल्थ एंड एनर्जी पर आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है। भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा 450 गीगावाट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। By combining health related policies and energy related policies with the target of installing 175 gigawatt of renewable energy capacity by the year 2022. India is already ahead of what we pledged in our nationally determined contributions and added that already 39% of our installed capacity is from non-fossil based sources, and by 2022 we will reach our target of 40%. सेवा भारती के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि सेवा मनुष्य का वह व्यवहार है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। सेवा के जरिए ही वंचित व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। उन्होंने सेवा भारती द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। स्वावलंबन लोगों के अंदर डालना, सामाजिक संस्कार डालना, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। आप जो कार्य करते हैं वो निस्वार्थ होता है, वो पूरी ईमानदारी के साथ होता है और पूरा भरोसेमंद होता है। देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में दर्ज 214 रक्षा उत्पादों में से 72 उत्पादों को मूल स्वदेशीकरण समय सीमा से काफी पहले स्वदेशी कर दिया है। शेष 142 वस्तुओं का दिसंबर 2022 तक की समय सीमा के भीतर स्वदेशीकरण किया जा रहा है। स्वदेशीकरण होने वाली वस्तुओं में जलयानों के लिए मैगजीन फायर फाइटिंग सिस्टम, स्टीयरिंग गियर सिस्टम, आकाश मिसाइलों के लिए प्रेशराइज्ड कंटेनर आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग ने 3 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां तैयार की हैं। हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल वायुसेना स्थापना दिवस का मुख्य समारोह चंडीगढ़ में आयोजित होगा। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। 90वें वायुसेना दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में।
मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। ब्यूरो ने गुजरात के जामनगर और मुंबई के एक गोदाम से 120 करोड़ रुपए मूल्य की 60 किलो मादक दवा मेफेड्रोन जब्त की है। एनसीबी ने इस मादक पदार्थ के तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के दुमका में एक बार फिर युवती को पेट्रोल डाल जिंदा जलाने का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दुमका के डीएसपी शिवेंद्र ने बताया कि गुरुवार रात एक शादीशुदा युवक ने युवती के घर में घुसकर उस पर पेट्रोल से आग लगा दी। वह उस पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था। प्राथमिक इलाज के बाद उसे रांची के रिम्स रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 30वें दिन की शुरुआत मांड्या जिले के मल्लेनाहल्ली से की है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। अदानी समूह ने राजस्थान में कई औद्योगिक क्षेत्रों में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इसके अलावा अदानी समूह 10,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के लिए 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। कर्नाटक के बीदर में दशहरा उत्सव के दौरान भीड़ द्वारा एक ऐतिहासिक मदरसा में घुसकर पूजा करने का मामला सामने आया है। महमूद गवा नाम के मदरसा में 9 लोग अचानक से जबरदस्ती घुस गए, जिसके बाद वहां एकाएक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद बीदर पुलिस ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। झांसी के पास बबीना छावनी में आज फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान एक T-90 टैंक की बैरल फटने के बाद एक जेसीओ सहित भारतीय सेना के 2 जवानों की जान चली गई। इस घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। भारतीय सेना ने इस बात की जानकारी दी। उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा की चोटी पर हिमस्खलन से चपेट में आए 7 और प्रशिक्षु पर्वतारोहियों के शव आज दोपहर तक खोज बचाव दल ने बरामद कर लिए हैं। इस तरह अब तक कुल 26 शव बरामद हुए हैं। बाकी लापता 3 पर्वतारोहियों की तलाश जारी है। कई फिल्मों और धारावाहिक में काम कर चुके मशहूर अभिनेता अरुण बाली का 79 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। वह लगातार बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ महीने पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में शुक्रवार का दिन केरल के साजन प्रकाश का नाम रहा। साजन ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, तो वहीं गुजरात की माना पटेल और कर्नाटक के श्रीहरि नटराज ने अपनी सभी स्पर्धाओं में गोल्ड जीता। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में शुक्रवार को एक्वेटिक्स में स्प्रिंग बोर्ड इवेंट में महाराष्ट्र की मिताली रेडकर ने स्वर्ण पदक जीता। गुजरात की अर्चना चेवली के नाम रजत पदक रहा। वहीं महाराष्ट्र की रितिका श्रीराम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तैराकी में केरल के साजन प्रकाश का शानदार प्रदर्शन जारी है। साजन प्रकाश ने शुक्रवार को 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उन्होंने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस इवेंट का रजत पदक एमपी के अद्वैत के नाम रहा, जबकि कांस्य पदक कर्नाटक के अनीश गौड़ा के हिस्से में आया। वहीं साजन प्रकाश का दिन का दूसरा मेडल 200 मीटर मेडले इवेंट में आया। महिलाओं की 200 मीटर मेडले इवेंट में कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्रन ने गोल्ड पर कब्जा किया। कर्नाटक की ही मानवी वर्मा ने इस स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया, जबकि कांस्य पदक गोवा की शरुंगी बांदेकर के हिस्से में आया। महिलाओं के 500 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट में गुजरात की माना पटेल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कर्नाटक की रिधिमा के नाम रजत पदक रहा, जबकि कांस्य पदक बंगाल की साग्निक रॉय के नाम रहा। पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट में कर्नाटक के श्रीहरि नटराज ने बाजी मारते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सर्विसेज के विनायक ने रजत पदक पर कब्जा जमाया, जबकि कर्नाटक के शिव के हिस्से में कांस्य पदक आया। बात अगर हॉकी की करें तो मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश ने ओडिशा पर 4-2 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिला हॉकी के दूसरे क्वार्टर फाइनल में हरियाणा की टीम ने कर्नाटक को हरा दिया है। इस एक तरफा मैच में हरियाणा की टीम ने कर्नाटक को 6-0 के बड़े अंतर से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। गुजरात से गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शांति के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मानवाधिकारों के लिए समर्पित रहा। बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियाट्स्की और रूस और यूक्रेन के प्रमुख मानवाधिकार संस्थाओं मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से वर्ष 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा करते हुए बेरिट रेज एंडरसन ने कहा कि इस वर्ष शांति का नोबेल पाने वाले बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हों या रूस और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन, इन तीनों ने अपने देशों में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया।
वे पिछले कई वर्षों से नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सत्ता की आलोचना के अधिकार को बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर में सैलानियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यहां आने वाले पर्यटकों ने पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह धारा 370 के हटने का परिणाम है कि प्री कोविड से बाद अब कई गुना अधिक संख्या में पर्यटक घाटी पहुंच रहे हैं। राज्य के पर्यटन विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाले पर्यटकों का यह आंकड़ा पहली बार इस स्तर पर पहुंचा है। इससे स्पष्ट है कि पर्यटकों को यहां पर कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इसी वजह से पिछले 8 माह में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक जम्मू कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ 42 लाख रही है। इस साल अब तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 62 लाख पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की, जो आजादी के बाद से सबसे अधिक है। पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कश्मीर पर्यटन के स्वर्ण युग की वापसी है। कश्मीर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ हेवन ऑफ अर्थ, ये बोल सकते हैं। इंडिया में तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत सारी जगह हम घूम चुके हैं, लेकिन कश्मीर इज समथिंग डिफरेंट। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम अपनी पूरी फैमिली को लेके आया हूँ, मेरा बेटे बेटी और मेरी लाज भी साथ में हैं, तो सारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, डस्ट फ्री, बहुत ही प्यारा मौसम है। जिस तरह से आप पहले देखेंगे चीज़ों को, तो कश्मीर काफ़ी चेंज हो चुका है। इवन आर्टिकल 370 मतलब जो भी आप चीज़ें देखेंगे कश्मीर के फेवर में जा रही हैं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। सो इवन दो आई एम नॉट बेसिकली फ्रॉम कश्मीर, बट कश्मीर इज देयर समवेयर इन माय माइंड। और मैं लोगों को यही कहूँगा कि आप आइए, आराम से टूरिज्म एक्सप्लोर कीजिए, थिंग्स आर कूल, पीपल आर ऑल्सो वेरी नाइस। मेरे ख्याल से फर्स्ट आना चाहिए, जब से हम बड़े हुए तब से फर्स्ट आना चाहिए इतना टूरिस्ट कश्मीर आने के लिए, क्योंकि पहले तो तो केरला वाले नहीं आते थे, उसको पता ही नहीं कश्मीर क्या है, तो वो भी बहुत आने लगा इधर, उनको टोटली मालूम ही नहीं कश्मीर क्या है। तो भी उनका भी रश है इधर, कलकत्ता, ऐसा महाराष्ट्र, गुजराती, चेन्नई से भी सब लोग आते हैं यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए। खास बात यह है कि देश के अलावा विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं। इसमें 11,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। भारत सरकार के आह्वान पर जम्मू कश्मीर अपने यहाँ 75 ऐसे पर्यटन स्थलों को विकसित कर रही है जो पहले से अनजान स्थल थे। इनके विकसित होने के बाद यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इलाके का विकास भी होगा। वहीं जम्मू कश्मीर फिल्मों के जरिए अपने राज्य को प्रमोट कर रही है। इसमें केवल हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, पंजाबी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी रास्ते खोले गए हैं। फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी भी देने की घोषणा की है। अगर कोई फिल्म निर्माता अपनी फिल्म का 50% से अधिक हिस्सा जम्मू कश्मीर में शूट करता है तो उन्हें 50% सब्सिडी दी जाएगी, और अगर वह अपनी दूसरी फिल्म भी जम्मू कश्मीर में बनाता है तो उन्हें 75% सब्सिडी मिलेगी। राज्य में शांति व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के पुलवामा, पूंछ समेत 3 सीमावर्ती इलाकों में सिनेमा घर खोले गए हैं। राज्य सरकार पर्यटकों की सुरक्षा पर खासा ध्यान दे रही है। इसके लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक की जा रही है। वहीं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार होम स्टे विकसित कर रही है। मौजूदा समय राज्य में 10,000 के करीब होम स्टे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुमार आलोक, डीडी न्यूज। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।